नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ थी परीक्षा वाणी का रिवीजन हम कर रहे थे हमारे आगामी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और परीक्षा वाणी का जो पहला चैप्टर है जहाँ पे आपको विभिन्न वन लाइनर दिए गए हैं, सीरियल वाइज दिए गए हैं, उन्हीं वन लाइनर्स को हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में और हर वीडियो में 100 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। ये आज हमारा इस सीरीज़ का चौथा भाग है। अगर आपने अभी तक शुरुआत के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं, आपने उनका रिवीजन करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो उत्तराखंड के अंदर जो अधिकांश पर्यटन स्थल हैं आपके, वो शिवालिक श्रेणी में आते हैं। शिवालिक श्रेणी यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस में आते हैं? शिवालिक में आते हैं। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? देखिए, शिवालिक पहाड़ियां हैं, जो ये शिवालिक श्रेणी है, इसको बहाई हिमालय भी कहा जाता है, हिमालय का पाद भी कहा जाता है और प्राचीन काल में इसको मैनाक कहा जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, शिवालिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शिवालिक शब्द जो है इसका अर्थ होता है शिव जी की भौहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के किस श्रेणी में जीवाश्म पाया जाता है? तो शिवालिक में ही हमें जीवाश्म पाया जाता है, क्योंकि हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी अगर आपको पूछी जाएगी, हिमालय का सबसे नवीन भाग शिवालिक ही है, इसीलिए इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। तो शिवालिक में आपके जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय के मध्य के चौरस, समतल और क्षैतिज घाटियों को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो आपकी चौरस और समतल घाटियां होती हैं, इनको पश्चिम में दून कहा जाता है, पूर्व में इनको द्वार कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि दून में आपके देहरादून आता है, कोठारी दून, चौखम दून, पाटली दून ये आते हैं। द्वार में आपका हरिद्वार आता है, कोटद्वार आता है, ठीक है। ये सारी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट दून है जो आपको पता होने चाहिए कि कौन सा दून किस जनपद में आता है। जैसे हमने बात करी चौखम दून, तो चौखम दून और कोठारी दून ये दोनों आपके पौड़ी गढ़वाल में आते हैं। इसके अलावा पाटली दून और कोटा दून ये आपके नैनीताल में आता है। हरकी दून आपका उत्तरकाशी में आता है। अगला प्रश्न है, राज्य के कुछ भागों में घाटियों के समतल भूमि को क्या कहा जाता है? तो घाटियों में जो समतल भूमि होती है इसको सैंड कहा जाता है, जैसे आपका गैरसैंण है। राज्य के सबसे बड़े और प्रसिद्ध दून देहरादून की चौड़ाई कितनी है? उत्तराखंड में बहुत सारे दून हैं, अलग अलग दून हैं, अलग अलग जनपदों में हैं। इनमें सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध दून जो है वो है आपका देहरादून, जिसकी कुल चौड़ाई है 24 से लेके 32 किलोमीटर। और इसके अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग ये जो दून है ये आपका 70 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में मध्य हिमालय कितना चौड़ा और ऊंचा है? देखिए, मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय भी कहा जाता है। इनके आपको अन्य नाम भी याद रखने हैं। जैसे हमने शिवालिक के अन्य नाम पढ़े, उसी प्रकार मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। और यहाँ राज्य में कितना इसका फैलाव है? तो 70 से 100 किलोमीटर के मध्य में ये फैला है, ठीक है। इसका मतलब फैलाव है। और 1200 मीटर से लेके 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, ठीक है। एवरेज ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी में स्थित है? तो पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को, पहाड़ों का राजा कहा जाता है चक्राता को। एक पॉइंट ये याद रखना है। और ये जो मसूरी आती है आपकी, ये मध्य हिमालय में स्थित है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के अधिकांश ताल किस पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित हैं? अब इसको आप या तो सीधा ऐसे याद करें कि सबसे ज़्यादा आपके जो कुमाऊं में ज़्यादातर जो आपके ताल आते हैं वो कौन से हिमालय क्षेत्र में आते हैं? तो ये आपके मध्य हिमालय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में वृहत हिमालय को क्या कहा गया है? तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो वृहत हिमालय है इसे हिमाद्री, जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा किस हिमालयी क्षेत्र को हिमाद्री कहा जाता है? ये कहा जाता है वृहत हिमालय को। वृहत हिमालय को ही उच्च हिमालय भी कहा जाता है। अन्य नाम याद रखना, उच्च हिमालय, वृहत हिमालय। इसके अलावा आंतरिक हिमालय, देखिए बाह्य हिमालय हमने किसको पढ़ा था? शिवालिक को। आंतरिक हिमालय वृहत हिमालय हो गया। इसके अलावा महा हिमालय और मुख्य हिमालय, ये सभी नाम किसके हैं? ये आपके वृहत हिमालय के हैं। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन किस श्रेणी में पाए जाते हैं? तो हमें जो कोणधारी वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में, ये आपके मध्य हिमालय में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों में फैले दूधातोली श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन सीधा आपको पूछा जाता है कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रृंखला को कहा जाता है। ये मध्य हिमालय में पड़ता है और किन किन जिलों में इसका फैलाव है? तो चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों में इसका फैलाव है। ठीक है, कैप से इसको याद रख सकते हैं, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी में इसका फैलाव है, जिसको उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूधातोली श्रृंखला से कौन सी 5 नदियां निकलती हैं? देखिए दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियां निकलती हैं, जिसमें एक है आपकी पश्चिमी रामगंगा, इसके अलावा आटागाड़, वूनो और दोनों नयार नदियां, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, ये सारी 5 नदियां आपकी दूधातोली श्रृंखला से निकलती हैं। दूधातोली श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रेणी में है? तो आप बताएंगे मध्य हिमालय में है। किस किस जनपद में है? तो टोपी याद रखना, कैप यानी कि चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी। ठीक है, और ये इसमें दूधातोली श्रृंखला यहीं पे आता है और इसी को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं जिनको हमने यहाँ पे देखा। अगला प्रश्न है, राज्य की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां कहाँ स्थित हैं? तो राज्य की जो अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हैं ये आपके वृहत हिमालय में देखने को मिलती हैं। वह शिखर कौन सा है जो शिव धाम के रूप में प्रतिष्ठित है और अलग अलग दिशाओं से अलग अलग रूप में दिखता है? यानी कि ऐसा शिखर जिसको अगर आप अलग अलग दिशाओं से देखोगे तो हर बार वो अलग ही दिखाई देगा। तो ये शिखर है आपका त्रिशूल शिखर, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई वाली 4 चोटियां कौन सी हैं? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाली 4 महत्वपूर्ण चोटियां हैं उत्तराखंड की, जो आपको याद रखना है, हाइट सहित पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आती है नंदा देवी। नंदा देवी पश्चिमी भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि नंदा देवी पूर्वी ये तीसरे नंबर की हाईएस्ट चोटी है। इसकी ऊंचाई 78-17 मीटर है। फिर आता है कामेट पर्वत, जो कि 7,756 मीटर ऊंचा है। फिर है नंदा देवी पूर्वी, ये 74-34 है। और फिर आता है माणा, जो कि 72-72 है। ठीक है, तो पेपर में आपके पर्वत और उनकी हाइट को पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आपको ये टॉप 4 तो याद होने ही चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश चोटियां किस जिले में होती हैं या पाई जाती हैं? तो अधिकांश जो हमारी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं वो आपको चमोली जिले में देखने को मिलेंगी। कामेट पर्वत हो गया आपका, ये जो हमारा माणा पर्वत हो गया आपका, नंदा देवी पूर्वी हो गया, नंदा देवी पश्चिमी, ये सब कहाँ हैं आपके? ये चमोली जिले में ही स्थित हैं। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी ये चमोली में है। अगर हिमालय का क्षेत्र पूछेगा कौन से हिमालय क्षेत्र में है ये, तो ध्यान रखना ये वृहत हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी किस हिमालय क्षेत्र में है? वृहत हिमालय में स्थित है। वृहत हिमालय क्षेत्र के मूल निवासी कौन है? तो वृहत हिमालय, या मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कि इसको मुख्य हिमालय या महा हिमालय भी कहा जाता है। तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं ये भोटिया जनजाति को माना जाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, कंफ्यूजिंग प्रश्न, आपको इसको ध्यान रखना है। आपको प्रश्न बनेगा, महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो आप बताएंगे भोटिया। कुमाऊं की सबसे बड़ी जनजाति, या कुमाऊं में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है जो कुमाऊं के अंदर निवास करती है? तो आप बताएंगे थारू जनजाति। ठीक है, वो कुमाऊं की भी है और पूरे उत्तराखंड की भी है। ठीक है, और गढ़वाल की पूछेगा तो जौनसारी जनजाति। ठीक है, तो अगर मध्य हिमालय, महा हिमालय की पूछेगा तो महा हिमालय में भोटिया, गढ़वाल का पूछेगा तो जौनसारी, और पूरे उत्तराखंड का पूछेगा तो थारू जनजाति। इन तीनों पॉइंट्स को याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में रूडी या खरसाव कहा जाता है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः यहाँ कौन सी दशाएं पाई जाती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर जनरली उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल में तीनों हिमालय में से सर्वाधिक और सबसे कम तापमान किन क्षेत्रों में होता है? तो सबसे ज़्यादा तापमान आपका होता है शिवालिक क्षेत्र में, शिवालिक हिमालय में, और सबसे कम तापमान होता है आपके वृहत हिमालय या उच्च हिमालय में। ठीक है, वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय क्षेत्र में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो ये आपके शिवालिक में होती है। शिवालिक हिमालय का वह कौन सा स्थान है जहां वर्षा ऋतु में सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ये नरेंद्र नगर में होती है, इसीलिए नरेंद्र नगर को उत्तराखंड का चेरापूंजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा आपके वृहत हिमालय में होती है।
राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो अगर हम औसत की बात करें, एवरेज रेन की बात करें उत्तराखंड में, तो ये 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। राज्य में दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्या होता है? तो अगर हम राज्य के अंदर दक्षिण की तरफ से उत्तर की ओर बढ़ते हुए चलें, तो जैसे आप उत्तर की ओर बढ़ते हुए चलेंगे, यानी कि आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते रहेंगे, वर्षा की मात्रा घटती रहेगी। इसीलिए जो हिमालय का पाद प्रदेश है, यानी कि शिवालिक, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते रहेंगे, बारिश आपकी कम होती रहेगी। अगला है, सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र भी आपका शिवालिक है। शिवालिक और तराई, ये दोनों में आपके तापमान ज़्यादा होता है। ठीक है, शिवालिक से लेके तराई तक का। राज्य में अधिकतम तापमान किस स्थान पर दर्ज किया गया था? तो राज्य में सर्वाधिक तापमान ये दर्ज किया गया था पंतनगर में 2018 को, जो कि 40.7 डिग्री सेल्सियस था। अगला है, सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। सबसे कम तापमान आपके उच्च हिमालय में होता है, यानी कि वृहत हिमालय में। न्यूनतम तापमान किस स्थान पर दर्ज किया गया था? तो न्यूनतम तापमान की बात करें अगर उत्तराखंड की, तो ये 2018 में मुक्तेश्वर में -4.7 डिग्री सेल्सियस इसको दर्ज किया गया था। यानी कि 2018 तक आपका कौन है? मुक्तेश्वर ही है। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? तो उत्तराखंड का जो सबसे ठंडा महीना है ये माना जाता है जनवरी को। दिसंबर जनवरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना भारत में कहाँ होती है? देखिए, विंटर लाइन नामक जो प्राकृतिक घटना होती है ये भारत में मसूरी में होती है। ठीक है, उत्तराखंड के मसूरी में होती है। मसूरी के अलावा विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ होती है? तो मसूरी के अलावा ये घटना स्विट्जरलैंड में होती है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चमोली और तिब्बत के बीच प्रमुख दर्रे या खाल कौन से हैं? दर्रों को खाल भी कहा जाता है, याद रखना। अब कौन कौन से दर्रे हैं जो चमोली और तिब्बत के बीच में हैं, तो जल्दी से इनको रिवाइज आप कर लें। एक है आपका नीति दर्रा। नीति दर्रा मुझे नहीं लगता कि किसी को याद करना पड़ेगा कि नीति दर्रा कहाँ पर है, चमोली में है। ठीक है, किंगरी बिंगरी चमोली में है, माणा दर्रा चमोली में है, बालचा, सलसल, भ्यूंडार दर्रा, चोर होती, लमलंग और घाटर लिया, ये सभी दर्रे आपके चमोली जनपद में हैं। इनमें से कई सारे ऐसे हैं जो कॉमन दर्रे हैं, जो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कहाँ पर है, नाम सुनते ही आप टिक कर दोगे। जैसे भ्यूंडार दर्रा, भ्यूंडार घाटी, फूलों की घाटी को कहा जाता है, पहचान जाओगे कहाँ पर है, चमोली में है। बस एक दो हैं जो आपको याद करने होते हैं, बस उन्हीं को आपको रिवाइज करना है। जैसे यहाँ पे बालचा, सलसल, चोर होती और लमलंग, ये चारों दर्रे आपको याद करने हैं, कहाँ पर हैं, कौन से जिले में है। ठीक है, तो ये चमोली में है, चमोली और तिब्बत को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच दर्रे कौन से हैं? तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है लिपुलेख, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नवीधुरा और ऊंटा जयंती, ये सभी दर्रे आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में स्थित हैं। अगला है, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच के दर्रे कौन से हैं? उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है आपका थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सांगचोकला, ये सभी दर्रे आपके उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ते हैं। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में दर्रा कौन सा है? आप बताएंगे श्रृंगखंड। थोड़ा डीप पूछेगा तो उत्तराखंड की जगह पर आपको उत्तरकाशी दे देगा। ठीक है, तो उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ता है श्रृंगखंड दर्रा। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो देखिए, लास्पा दर्रा, इसको ध्यान रखना, ये आपके चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। ठीक है, लास्पा दर्रा। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो बागेश्वर और पिथौरागढ़, इन दोनों को जोड़ता है ट्रेल पास। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ऐसे याद सकते हो, बीपीटी का। ठीक है, बीपीटी, तो बागेश्वर पिथौरागढ़ का ट्रेल पास, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ट्रेल पास किस किस को जोड़ता है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वर और चमोली के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो बागेश्वर और चमोली, इनके बीच में स्थित दर्रा है आपका सुंदरडुंगा दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चमोली में भी काफ़ी सुंदर सुंदर जगहें हैं, जैसे फूलों की घाटी है, आपकी बद्रीनाथ धाम है। उसी प्रकार बागेश्वर में भी सुंदर सुंदर जगह हैं, जैसे कौसानी हो गया, तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी और चमोली के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो देखिए, उत्तरकाशी और चमोली, इन दोनों के बीच है आपका कालंदी दर्रा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है।
अगला है दारमा और ब्यास घाटी के बीच स्थित दर्रा कौन सा है। तो दारमा घाटी और ब्यास घाटी दोनों को आपस में जोड़ता है सिनला दर्रा, और ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है मानसरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसरोवर यात्रा कौन से दर्रे से होती है। तो ये लिपुलेख दर्रे से होती है और ये दर्रा आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है कुमारी पास कहाँ स्थित है। तो ये कुमारी जो ये पास है ये आपका औली के निकट में स्थित है, ठीक है, औली चमोली में। किन दर्रों के सम्मिलित रूप को तीन धुरा कहा जाता है। तो तीन धुरा में आते हैं आपके ऊंटा, जयंती और किंगरी पिंगरी दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य के कौन से जनपद संवेदनशील भूकंप जोन 4 में आते हैं। तो उत्तराखंड जो है वो 2 भूकंप जोन में आता है, जोन 4 और जोन 5 में। जोन 4 में आते हैं आपके देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो ये 5 आपके जोन 4 में आते हैं, और अगले जो 5 है जैसे चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत, ये आपके जोन 5 में आते हैं, ठीक है। तो संवेदनशील में आते हैं ये 4, ये 5, और अति संवेदनशील में आते हैं ये 5। तो ध्यान रखना उत्तराखंड भूकंप के कौन से जोन में आता है, जोन 4 और 5 में आता है। उसके बाद आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में भूकंप आने का कारण क्या है। तो ये उत्तराखंड के अंदर भूकंप आने का जो मुख्य कारण माना जाता है वो प्लेटों की गतिशीलता है यहाँ पर, ठीक है। प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण माना जाता है कि उत्तराखंड ये भूकंप आने का एक महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है। देखिए मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा यानी कि इसको अंग्रेजी में MCT लिखा जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये जो रेखा है ये बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है, ठीक है। तो जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है यह आपका जो उच्च हिमालय है और जो आपका मध्य हिमालय है इन दोनों के बीच में स्थित है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, इंग्लिश में शॉर्ट में इसे MCT लिखा जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। एक लाइन और होती है जिसको हम MBT कहते हैं, मेन बाउंड्री, और MBF कहते हैं, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये कहां से आती है। तो ये लाइन आपके लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो MCT की बात करेंगे उच्च हिमालय मध्य हिमालय में है, MBF की बात करेंगे तो ये आपके लघु और जो शिवालिक है इनके बीच में स्थित है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जब टिहरी बांध का विरोध हो रहा था तो उनका मानना था, जो विरोध कर रही थी, कि जो ये मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है MCT ये टिहरी बांध के नीचे से ही गुजरती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। अगला है वाडिया संस्थान के अध्ययनों के अनुसार राज्य में भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिले कौन से हैं। ऊपर हमने जिलों के बारे में पढ़ा, लेकिन सर्वाधिक संवेदनशील की अगर मैं बात करूं तो चमोली और पिथौरागढ़ ये आपके सबसे ज्यादा संवेदनशील जिले माने गए। किसके द्वारा। वाडिया संस्थान। वाडिया संस्थान कहाँ है, देहरादून में है, और इसका संबंध भूगर्भ विज्ञान से है, ठीक है। तो ध्यान रखना चमोली और पिथौरागढ़ ये दोनों आपके जोन 5 में ही आते हैं, ठीक है। राज्य में किन स्थानों पर भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किया गया है। तो देखिए भूकंप मापी स्टेशन ये एक आपका देहरादून में स्थापित है, एक आपका टिहरी में स्थापित है, और एक आपका गरुड़ गंगा यानी चमोली जनपद में स्थापित है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। अगला है राज्य में सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदाएं कौन सी हैं। तो राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली जो आपदाएं हैं जैसे भूस्खलन और बाढ़, ठीक है। भूस्खलन, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, यहाँ पे अगर भूस्खलन होगा पूरे पहाड़ नीचे आएंगे जिससे यहाँ पे ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है, और बाढ़। अगला है राज्य, इसको राज्य कर देना। राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन और बाढ़ कब आई थी। तो उत्तराखंड के ज्ञात इतिहास में माना जाता है जो सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था ये 16-17 जून 2013 को होता है, जिसे हम केदारनाथ आपदा के नाम से भी जानते हैं। 2013 की आपदा के बाद मंदाकिनी की लंबाई में कितने किलोमीटर की वृद्धि हो गई। तो देखिए मंदाकिनी नदी में ही बाढ़ आई थी 2013 में, जिसमें आपका जो चौराबड़ी ग्लेशियर था उसका कुछ हिस्सा टूटकर गिर जाता है मंदाकिनी में, और जिससे इसका जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस बाढ़ आने के बाद जो मंदाकिनी की लंबाई है ये 5 किलोमीटर तक बढ़ गई। 2013 की आपदा के लिए सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। जब यहाँ पे आपदा आई तो सेना के द्वारा ऑपरेशन सूर्य होप यहाँ से चलाया गया था। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि केदारनाथ आपदा से संबंधित ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन सूर्य होप।
2013 की आपदा के कारण गंगोत्री मार्ग कितने दिनों तक बाधित रहा था? तो गंगोत्री जाने का जो मार्ग था ये 98 दिनों तक, यमुनोत्री का जो मार्ग था ये 103 दिनों तक बाधित रहा था। आपदा के कारण केदारनाथ में पूजा कितने दिनों तक बाधित रही थी? देखिए, मुख्य जो आपदा आती है वो केदारनाथ में ही आती है और इस आपदा के कारण यहाँ पर पूजा 86 दिनों तक नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। 2013 की आपदा को सीबीएसई बोर्ड ने किस नाम से पाठ्यक्रम में बनाया है? तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने जो 2013 में आपदा आई थी उत्तराखंड के अंदर, उसमें बच्चों को जागरूक करने के लिए एक पाठ्यक्रम बनाया है उस बाढ़ के ऊपर, उस आपदा के ऊपर, जिसका नाम दिया डिजास्टर इन उत्तराखंड, रेन ऑफ टेरर। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन कब होता है? तो 7 सदस्यों की जो ये आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति बनाई जाती है ये जुलाई 2013 में ही बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एनडीआरएफ की तर्ज पर राज्य में एसडीआरएफ का गठन कब होता है? तो देखिए, एसडीआरएफ का गठन किया गया था आपका 2013 में। ठीक है, जुलाई 2013 में सरकार इसको मंजूरी कर देती है कि उत्तराखंड की अपनी एसडीआरएफ होगी और अक्टूबर 2013 में इसका गठन कर दिया जाता है। ठीक है, अगला है, आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो आपदा प्रबंधन के लिए राज्य को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, टनकपुर के बाद काली नदी का नाम क्या होता है? तो टनकपुर के बाद काली नदी शारदा नदी के नाम से बहती है। ठीक है, अगला है, राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा जल कौन सी नदी लेके आती है सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी? तो यह है आपकी अलकनंदा। और अगर प्रवाह पथ वाली नदी पूछेगा तो वो होगी काली नदी। यानी कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी जिसकी लंबाई ज्यादा है, तो वह है काली नदी। लेकिन अगर जल की दृष्टि से पूछेगा तो अलकनंदी। ठीक है, अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा का नाम और लंबाई क्या है? तो देखिए, गंगोत्री के गौमुख से निकलती है हमारी भागीरथी नदी और देवप्रयाग तक इसे भागीरथी नदी के नाम से ही जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई है 205 किलोमीटर। कहां तक? गंगोत्री से लेकर देवप्रयाग तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, देवप्रयाग से राज्य सीमा तक गंगा का नाम और लंबाई क्या है? देवप्रयाग के बाद देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों का संगम होता है और देवप्रयाग से आगे ये नदी गंगा के नाम से बहती है। ठीक है, और पूरा ये गंगा के नाम से ही बहने आगे ये जाती रहती है। ठीक है, तो राज्य की सीमा तक यानी कि हरिद्वार से फिर ये मैदानों में प्रवेश कर जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक? ये है आपकी 96 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 में घोषित किया गया। पुराणों में किन नदियों को सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है? तो पुराणों में 7 नदियां हैं जिन्हें सप्त समुद्री नदी कहा जाता है। सप्त सिंधु नदियों में शामिल इनको किया जाता है। उत्तराखंड की 7 नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? देखिए, भागीरथी, अलकनंदा, दोनों याद रखनी है। इसके अलावा नंदाकिनी, मंदाकिनी। ठीक है, धौलीगंगा, पिंडर और नयार। धौलीगंगा, नयार और पिंडर, ये 7 नदियां हैं जिन्हें सप्त समुद्रिक स्रोत कहा गया है पुराणों में। ठीक है, अगला है, राज्य के सबसे पश्चिमी और पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। तो राज्य के सबसे पश्चिम में प्रवाहित होती है यमुना नदी और सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है काली नदी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर बनाती है वो बनाती है टोंस नदी। लेकिन यहाँ पे नदियां पूछ रहा था तो टोंस किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, इसीलिए यमुना को भी यहाँ पर मैंने लिख दिया। वहाँ पे भी ऐसे ही दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर सिर्फ एक नदी पूछेगा कि उत्तराखंड और हिमाचल का सीमा कौन बनाती है, बॉर्डर कौन बनाती है, तो ध्यान रखना टोंस नदी बनाती है। अगर ये ऑप्शन में ना हुआ तो ही आप यमुना की तरफ जाएं, अदरवाइज यमुना इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, टोंस की सुपिन शाखा कहां से निकलती है? तो देखिए, टोंस नदी 2 नदियों से मिलकर बनी होती है, एक है सुपिन और एक है रुपिन। ये जो सुपिन नदी है ये उत्तरकाशी के स्वर्गरोहिणी हिमनद, जो कि स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर है बंदरपूंछ का, वहां से आती है। कौन? सुपिन नदी। जो ये रुपिन नदी है ये हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार से आती है। तो दोनों पॉइंट याद रखना, सुपिन ये उत्तराखंड से ही आती है, रुपिन ये हिमाचल से आती है। राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक नदी घाटी क्षेत्रफल किसका है? ये आपकी काली नदी का है।
यमुना और टोंस नदी का संगम कहां पर होता है? तो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है टोंस नदी, जिसको तमसा नदी भी कहा जाता है, और इन दोनों का संगम डाकपत्तर और कालसी के मध्य में होता है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को किस नाम से जाना जाता है? फिर से वही क्वेश्चन, गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, और वहां से आगे फिर ये गंगा के नाम से बहती है। गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? देखिए, गंगोत्री के गौमुख से निकलती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। आपको पूछा गया था गंगा कहां से निकलती है, ऑप्शन में था गंगोत्री, ऑप्शन में था गौमुख। आपको गौमुख टिक करना है, ठीक है, जो पर्टिकुलर जगह है। तो गंगोत्री के समीप भागीरथी नदी में मिलने वाली नदियां हैं रुद्रगंगा, केदारगंगा, जानवी, जिसको हम जाड़ गंगा भी कहते हैं। जो ये जानवी नदी है, ये गंगा से या भागीरथी से भैरव घाटी में मिलती है, तो इसका आपको पर्टिकुलर भी याद रखना है। भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? तो भिलंगना नदी का जो उद्गम स्थल है ये खतलिंग ग्लेशियर से होता है, ठीक है, और जो टिहरी बांध बना हुआ है वो भिलंगना और भागीरथी दोनों के संगम पर बना हुआ है, ठीक है। कहाँ से आती है भिलंगना? खतलिंग ग्लेशियर से आती है। भिलंगना की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो भिलंगना की सहायक नदियां हैं जैसे मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा। ये चारों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ये भिलंगना की सहायक नदी है। भिलंगना किसकी सहायक नदी है? वो भागीरथी की सहायक नदी है। भागीरथी अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है। सहायक नदी तो नहीं है, लेकिन दोनों आपस में मिलती हैं और फिर गंगा का निर्माण करती हैं। अगला है, चमोली में अलकनंदा किस स्थान से निकलती है? अलकनंदा का उद्गम आपके चमोली से होता है। चमोली का जो अलकापुरी ग्लेशियर है, ठीक है, चमोली में एक शिखर है संतोपत शिखर। संतोपत शिखर पर एक ग्लेशियर है अलकापुरी बांक, इसको हम कहते हैं, ग्लेशियर को ही बांक भी कहा जाता है। अलकापुरी ग्लेशियर में ही एक ताल है, यहाँ पे संतोपत ताल, वहीं से निकलती है आपकी अलकनंदा। अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा मिलती है, और फिर केशव प्रयाग में कौन सी नदी का संगम होता है? देखिए, अलकनंदा में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? यह है आपकी लक्ष्मण गंगा, और आगे जाके केशव प्रयाग में अलकनंदा में सरस्वती नदी का संगम हो जाता है। पंचप्रयाग में ऊपर से नीचे के क्रम में प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग है। यहाँ पर अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? तो 5 प्रयागों से ऑप्शन आपके जो क्वेश्चन है वो बनते रहे हैं, और यहाँ पे संगम आपको पूछा जाता रहा है कि यहाँ पे कहाँ पे कौन सी किस नदी का संगम होता है। तो 5 प्रयागों में ऊपर से नीचे के क्रम में देखें, यानी कि सबसे पहले अगर हम ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग, उसी क्रम में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। इसके बाद दूसरा प्रयाग आता है नंद प्रयाग, जहाँ पे नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से। फिर आता है कर्ण प्रयाग, यहाँ पे पिंडर नदी का संगम होता है। पिंडर नदी को ही कर्ण गंगा भी कहते हैं। फिर आती है रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से। और फिर आता है देवप्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। भागीरथी को यहाँ पे क्या कहा जाता है? सास के नाम से जाना जाता है, और अलकनंदा को यहाँ पे बहू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको प्रश्न बन सकता है कि सास बहू नामक नदियों का संगम कहाँ पे होता है? ध्यान रखना, देवप्रयाग में ही होता है। विष्णु प्रयाग तक किस नदी को विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो विष्णु प्रयाग तक अलकनंदा को ही विष्णु गंगा कह लेते हैं। गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड़, गिरथी किसकी सहायक नदियां हैं? तो गणेश गंगा हो गई आपकी, ऋषि गंगा हो गई, कियोगाड़, गिरथी, ये सभी नदियां आपकी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग के बाद पौड़ी के ब्यास घाट के पास गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो देखिए, देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो जाता है, वहाँ से ये गंगा के नाम से आगे बहती है, और आगे बहते बहते पौड़ी के ब्यास घाट में इसमें एक और नदी मिलती है, जो कि है आपकी नयार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी में बहने वाली भ्यूंडार नदी कहाँ से निकलती है? तो भ्यूंडार नदी आपकी फूलों की घाटी के मध्य में बहती है भ्यूंडार नदी, और ये पुष्पतोया ताल से निकलती है। अगला है, पश्चिमी राम गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पश्चिमी राम गंगा की सहायक नदी हैं बिरमा, गागस और बिनो नदी। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी आपके बागेश्वर के कौसानी के निकट से निकलती है। नैनीताल के चोर गलिया के पास से निकलती है। कौन सी नदी है जो नैनीताल के चोर गलिया नामक जगह से निकलती है? तो वो है आपकी नंदौर नदी, और ये नंदौर नदी आपका नैनीताल और उधम सिंह नगर का बॉर्डर बनाने वाला जो नानक सागर बांध है, वहां जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे पूर्वी नदी
काली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो राज्य की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? वो है आपकी काली नदी, जो कि काला पानी नामक जगह जो है पिथौरागढ़ में, वहां से आती है। काली की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो काली नदी की सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता रहा है एग्जाम में। कुटियांगटी नदी काली में मिलने वाली प्रथम नदी है। इसके अलावा पूर्वी धौलीगंगा, गौरी गंगा, सरयू और लदिया, ये लदिया नदी काली में मिलने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी है। पहली कौन है? कुटियांगटी, अंतिम है आपकी लदिया नदी। तो काली की भी आपको सहायक नदियाँ याद रखनी है। कुटियांगटी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? कुटियांगटी जो कि काली की प्रथम सहायक नदी है, इसकी भी सहायक नदियां हैं जैसे संखचुमना, निरकूट और थुमका, ये सभी सहायक नदियां हैं कुटियांगटी की। अगला है लिस्सर, नांदारमा, सेलायांगटी, कंचुतिच आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सभी नदियां जिसमें दारमा, नांदारमा, ये सब आपकी पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदी है। गोरी नदी कहाँ से निकलती है? देखिए, गोरी नदी या गोरी गंगा ये मिलम ग्लेशियर से निकलती है और पिथौरागढ़ के जौलजीवी नामक जगह पर गोरी नदी और काली नदी का संगम हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे मेला भी लगता है, जौलजीवी मेला। सरयू और काली का संगम कहाँ पर होता है? तो सरयू और काली का संगम ये आपके पंचेश्वर नामक जगह पर होता है। रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिल जाती है? तो रामेश्वर तीर्थ के निकट सरयू में मिल जाती है आपकी पूर्वी रामगंगा। ठीक है, पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पूर्वी रामगंगा का जो उद्गम स्थल है ये आपका पॉन्टिंग ग्लेशियर और नामिक ग्लेशियर। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं, कोई भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है भुजपत्री गाड़, काला पानी गाड़, बैरल गाड़, गरगतिया आदि ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सब सहायक नदियां हैं पूर्वी रामगंगा के। ठीक है, काफ़ी सारी यहाँ पे नदियां हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये सारी नदियां पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी है। पूर्वी रामगंगा सरयू की सहायक नदी है, जैसा हमने ऊपर देखा था। गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा। ठीक है, आगे ना पूर्वी रामगंगा, तो गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा सहायक नदियां हैं आपके सरयू की। काली नदी में मिलने वाली राज्य की अंतिम नदी कौन सी है? तो काली में मिलने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी है लदिया नदी। और आज का अंतिम प्रश्न है अलकनंदा और ऋषिगंगा का संगम कहाँ पर होता है? तो अलकनंदा और ऋषिगंगा इनका संगम होता है आपका बद्रीनाथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड परीक्षा वाणी का हम रिवीजन कर रहे थे और उस सीरीज का आज ये हमने चौथा पार्ट यहाँ पर देखा। 4 पार्ट्स में 400 क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं, जो आपकी शुरुआत में 1 लाइनर दिए हैं अध्याय 1 का। जल्द ही इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन पर वीडियो में देखने को मिलते हैं, ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो और जल्दी से आपका ये पूरा कवर हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, कम से कम 1 लाइक तो कम से कम आप लोग ज़रूर करें। ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही में अपनी राय अगर आप कुछ देना चाहते हैं कि हम किस तरीके से आने वाले जो हमारा एग्ज़ाम है, अब तो 2 महीने से भी काफ़ी समय कम रह गया है, काफ़ी कम टाइम है, अगर आपकी कुछ सलाह है तो वो भी आप नीचे कमेंट में कर सकते हो और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को और चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।